नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे, शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज का टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी क्लासेस का टॉपिक रहेगा। अलग से आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी आज के बाद आपको। तो एनसीईआरटी जो हमारी पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की किताबें बोलते हैं आमतौर पर कि एनसीईआरटी की किताबों को जो बड़े परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, खासतौर पर जिनको जीएस पे अच्छी कमांड बनानी है, तो उन्हें तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। तो क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी अलग अलग विषयों की आप पढ़ सकते हैं। उसी क्रम में हम चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे आपको हर डेली नहीं तो हर दूसरे दिन अल्टरनेटिव डेज पर आपको एक एनसीईआरटी का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, कोई भी टॉपिक होगा हम लेते रहेंगे। और एनसीईआरटी की टॉपिक आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जहां एनसीईआरटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको किताब खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो अपनी धरती माता का टॉपिक लिया है। उन्हें इसमें सरल भाषा में कहें तो, सरल शब्दों में कहें तो क्या बोल सकते हैं? धरती माता। जैसे वसुंधरा भी कहते हैं, भूमि भी बोल सकते हैं, शैल भी बोल सकते हैं, शैलजा भी बोल सकते हैं, इला भी कहते हैं, अवनी भी बोलते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं धरती माता के। इला भी बोलते हैं और शैल भी बोलते हैं। शैल मीन्स होता है चट्टान। ध्यान देना, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है एक शैल। शैल मीन्स होता है चट्टान। तो शैलों की भी बात करेंगे। जो चित्र आपके सामने बने हुए हैं, जैसे एनसीईआरटी में दर्शाया उसी हिसाब से मैं कोशिश आपको मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे इस क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्लास को अपने मित्रों और दोस्तों तक लगातार भेज दें। जो बच्चे पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते वहां तक अवश्य शेयर कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपको पता है, जैसा कि आप अवगत हैं और जानते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है हमारा, इसका कोई भी पैसा नहीं है। कैसा है कोर्स हमारा? निःशुल्क कोर्स है बिल्कुल, जीएस का। और हिंदी की क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। तो लगातार जुड़े रहिए और सारे टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आप तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे इस क्लास में। इंटरनल बोले तो आंतरिक, और स्ट्रक्चर बोले तो पृथ्वी के भैया जो अंदर है वो काका चीज पाई जाते हैं, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं आप। तो उसका कुछ हद तक, कुछ किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक मैं बताऊंगा, उसका अध्ययन कर लिया गया है पृथ्वी का। तो एक एनसीईआरटी क्लास के आधार पर, ये पहली क्लास है तो समझिएगा, उसी आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वैसे इस टॉपिक को अलग अलग ऑथेंटिक किताबों से पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो बाद की बात है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं हम, ठीक है? तो समझिएगा। तो ये पृथ्वी है, हमने बना रखी है आपके लिए। दो तरीके से आपको समझाएंगे। एक तरीका चाहते तो हम समझा सकते थे, ये एनसीईआरटी क्लास का तरीका है, और ये थोड़ा हमने अपने तरीके से एक पुस्तक से लिया है तरीका आपको समझाने के लिए। तो पृथ्वी का आकार आप जानते ही हैं कैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार या चपटा आकार बोल सकते हैं। जैसे चपटा आकार कोई होता है, चपटी कोई चीज होती है, उस हिसाब से कई तौर पे ऐसे बोल देते हैं, जैसे बॉल होती है हमारी या फुटबॉल होती है, उस आकार की है। लेकिन उसमें जो आकार है थोड़ा सा वो अंडे के साइज का है आकार, पृथ्वी का, है ना? तो पृथ्वी का आकार अंडे के साइज का है। तो ये हमारी पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी का ऊपर से लेकर के ये लिखा है मैंने भूपर्टी, मतलब जहां पर हम रहते हैं, आप रहते हैं, ऊपर वाला जी जगह, ऊपर वाला स्थान या ऊपर वाली जगह, उसे भूपर्टी कहते हैं। वहां से लेकर के कहां तक अध्ययन कर लिया गया है, उस पार्ट को हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पूरा पृथ्वी बनाया, अब पृथ्वी का अध्ययन अंदर तक कहां तक कर लिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, उस पार्ट को हमने इस तरीके से आपके सामने रखा है। और यहां समझने के बाद फिर थोड़ा सा विस्तार से इधर भी बता देंगे कि पृथ्वी के अंदर कहां तक अध्ययन कर लिया गया है, क्या क्या नाम रखे गए हैं, और किलोमीटर, कितने किलोमीटर तक अध्ययन किया गया है ना। ये 6 या 9th क्लास की एनसीईआरटी की किताब का एक चैप्टर है, वहां से मैंने इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो देखो, ये पृथ्वी आप ऐसे बना लेंगे। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है पृथ्वी का, इधर निगाह नहीं जानी चाहिए, इस पर बाद में बात करेंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है जहां मानव निवास करते हैं, जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं, पृथ्वी मतलब पूरे संसार की बात कर रहे हैं, उस हिस्से को क्या बोलते हैं? भूपर्टी। भूपर्टी कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है? अब ऊपर वाले हिस्से से, भूपर्टी से नीचे वाला जो हिस्सा आएगा दूसरे नंबर पर, जो हो गया पहला यहां पर भूपर्टी का। अब भूपर्टी से जो निचले वाला हिस्सा शुरू होगा, यहां से मान लीजिए, यहां से लेके यहां तक, उस दूसरे वाले स्थान को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मेंटल, नाम दिया है। ये पहला स्थान हो गया, जो कि पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा है। सुदामा कितने हिस्सों में बांटा है? 3। सुदामा हमारे पास है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में है, इनका मिलन हम कराएंगे द्वारका में। द्वारका आप जानते हैं कहां पे? गुजरात में,
हम मिलन नहीं कराएंगे, ये अपने आप मिलन कर लेंगे, हम तो बस दर्शन करने जाएंगे ठाकुर जी महाराज के। बोलो ठाकुर जी की जय। तो पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्से और बता देता हूँ पृथ्वी को जो डिवाइड किया गया है। ये सेलों का निर्माण इधर हटा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये चीज की जानकारी रखना कि पृथ्वी को 3 हिस्सों का अध्ययन किया गया है। पहला हिस्सा है भूपर्टी, पहला हिस्सा क्या है? भूपर्टी। और दूसरा हिस्सा है मेंटल पृथ्वी का, और तीसरे हिस्से का नाम रखा गया है क्रोड। ये 3 हिस्सों में पृथ्वी का अध्ययन किया गया है अभी तक, ठीक है। सबसे ऊपर भूपर्टी है जहां आप लोग रहते हैं, वहां से नीचे तक जाएंगे कई सौ किलोमीटर तक तो मेंटल है दूसरा पार्ट, और मेंटल के भी नीचे आंतरिक हिस्से में जाएंगे तो क्रोड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? क्रोड। तो कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से। तो उन्हीं 3 हिस्से को हमने ये पृथ्वी बनाई अंडा आकार की, तो उसमें से एक पोर्शन निकाल लिया, जैसे फांक की तरह निकालते हैं ना, तरबूज वगैरह होता है तो उसमें से निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, तो ऐसे ही एक हिस्सा हमने निकाल लिया। तो पहला हिस्सा हमारा भूपर्टी हो गया, दूसरा हिस्सा हमारा क्या हो गया? मेंटल हो गया, और जो तीसरा हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल आराम से, आप आराम से बना लें ऐसी पेन कॉपी लेकर के, आराम से समझ में आएगा, टेंशन नहीं ले। तीसरे हिस्से को क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। तीसरे हिस्से को क्रोड कहा जाता है। तो 3 पार्टों में हमारी पृथ्वी का अध्ययन किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। आप ऐसे समझ लें इसे, ये पूरी पृथ्वी, और पृथ्वी से एक हिस्सा हमने आपको बताया कि इतने अध्ययन गहराई तक अध्ययन इसका कर लिया गया है, ठीक है। अब इसी को समझते हैं दूसरे तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसी हिस्से को दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। तो ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिए। अब ये वाला पार्ट निकाल के मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो जो ऊपर वाला जो पार्ट हमने बनाया, ऐसे मैं कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने बनाया यहां से लेकर के यहां तक जो ये परिधि है, ठीक है, मान लो ये 0 किलोमीटर पे शुरू हो रही है, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां पे कितना किलोमीटर है? 0 किलोमीटर। तो 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की अंदर की जो गहराई है, 0 से 30 किलोमीटर तक का जो आंतरिक परत है इसकी, ऊपर भूपर्टी से नीचे तक, उसे क्या नाम दिया? उसे क्या बोला जाता है? कॉनरॉड असंबद्धता बोला जाता है। ये फिजिकल ज्योग्राफी के शब्द हैं, आराम से लिख लेना, और नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। तो इसका नाम दिया है कॉनरॉड असंबद्धता। कहां से? 0 से 30 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसे कॉनरॉड असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, जो ऊपर की जो भूपर्टी है, या ये वाली जो भूपर्टी जो मैंने आपको बताई, कौन सी? ये वाला जो भूपर्टी का हिस्सा है, इसका निर्माण किससे हुआ है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भाई जो भूपर्टी है हमारे ऊपर का जो क्रस्ट है, क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्रस्ट भी बोलते हैं। इस क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो कौन से तत्वों से मिलकर के हुआ है? तो ऊपर की जो भूपर्टी, इसे स्याल बोला जाता है। शॉर्ट में भी लिख लेना, क्या बोलते हैं? स्याल। स्याल बोले तो सिलिका एक तत्व इसमें, और दूसरा एल्युमिनियम। इन दोनों के सिलिका और एल्युमिनियम के मिलने से है इसे सिलिका नाम दिया गया, और सिलिका से ही इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? सिलिका से भूपर्टी का निर्माण हुआ है, और ये वाला भी हिस्सा भूपर्टी है जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ, इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे भूपर्टी कहते हैं, उसका निर्माण कौन से तत्वों से मिलकर के हुआ है? तो आप उत्तर क्या देंगे? कौन से तत्वों से मिलकर के हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम। जिन दोनों को मिलाकर के क्या बोलेंगे? स्याल कहा जाता है, ठीक है। वैसे एक वैज्ञानिक थे कॉनरॉड नाम के, उस वैज्ञानिक के नाम पर इसका ये नाम दिया गया असंबद्धता, है ना। असंबद्धता का मतलब इंग्लिश में होता है डिसकंटिन्यूटी, मतलब परिवर्तन आना क्षेत्रों में। जैसे जैसे गहराई में हम पृथ्वी की में जाएंगे तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर परिवर्तन आता है, ये स्वाभाविक बात है, ठीक है, नेचुरल बात है, ये तो आप समझ सकते हैं। अब सुनो, अब यहाँ से जो भूपर्टी है वहां से लेकर के हम आए 200 किलोमीटर तक, जो वैसे अध्ययन आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो 200 किलोमीटर तक जैसे आए तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? ऊपरी मेंटल। मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा, जो मेंटल परत है। दूसरी परत कौन सी बताई हमने? मेंटल पृथ्वी की। पहली परत हो गई भूपर्टी, और पहली के बाद दूसरे नंबर पे आएंगे तो मेंटल है। तो इसकी ऊपरी परत, यहां से मेंटल शुरू होगा, तो ऊपरी परत से मेंटल शुरू होकर के यहां तक आया 700 किलोमीटर। ऐसे बीच में हमने लिख दिया किलोमीटर समझाने के लिए आपको, है ना। 700 किलोमीटर से लेकर के कहां तक? 2900 किलोमीटर तक। इसे बीच में से मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, नहीं आपकी समझ में
थोड़ा सा दिक्कत देगा, आएगा नहीं। सिंपल समझो आप, मेंटल की परत यहां से शुरू होती है 200 किलोमीटर से, मतलब ऐसे मान लीजिए, ठीक है। भूपल्टी के बाद दूसरी जो परत शुरू होती है वो कौन सी परत शुरू होगी? मेंटल परत शुरू होगी, जिसका अध्ययन किया गया दूसरे स्थान पर। तो ये पूरा मेंटल यहां से लगा करके यहां तक फैला है, कहां तक फैला है? 2900 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है, मेंटल का पार्ट है ये, जो कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, लिख लेना। 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, इसका अध्ययन किया गया है। या 2900 किलोमीटर के हिस्से को क्या नाम दिया गया है? मेंटल नाम दिया गया है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? पृथ्वी का मेंटल वाला हिस्सा। जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं, ये बात आप चाहो तो अभी लिख लेना, लेकिन अगली क्लास में बताऊंगा बहुत अच्छे से। ज्वालामुखी की जो कंडीशंस होती हैं वो सभी इसी पार्ट से शुरू होती हैं, पृथ्वी के इसी दूसरे वाले हिस्से से ज्वालामुखी सबसे ज्यादा फटना प्रारंभ होते हैं, और जिसका नाम है मेंटल, ठीक है। कौन से पार्ट से? मेंटल से, जिसकी किलोमीटर में 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का अध्ययन इसका किया गया है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब जैसे मेंटल की सीमा यहां से 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, इसके अंदर भी क्या पाई जाती है? डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों को क्या नाम दिया गया? मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता इसको नाम दिया गया है। ये कठिन से नाम लगेंगे जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी लिख लेना आप, जब भी आप रिवीजन करेंगे तो याद होते रहेंगे। आपको कॉपी पेज खोल के देखेंगे तो पढ़ता मिलेगा। तो यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या नाम दिया गया है? मोहो असंबद्धता दिया गया है, ठीक है। जब मोहो नाम के एक वैज्ञानिक थे, ये सब वैज्ञानिक है भाई साहब, ये भी एक वैज्ञानिक था और ये भी कौन है? एक वैज्ञानिक था। जिन जिन वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया पृथ्वी का, वैज्ञानिक का नाम आगे और ये वाला शब्द पीछे, ये देखो कॉमन शब्द है। इसका मतलब इंग्लिश में होता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इसका मतलब होता है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक के नाम है, बस आप ऐसे याद रखिएगा। तो समझ गए आप, मेंटल का जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर तक है पृथ्वी में। अब तीसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि मेंटल के अंदर जो पार्ट है 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, उसे क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया है? अब आपको पता होगा वैज्ञानिक का नाम मोहो था, बस पीछे असंबद्धता शब्द जोड़ना, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में से आपको, मोहो असंबद्धता। ऊपर की जो पृथ्वी की परत है हमारी, ऊपर वाला जो हिस्सा है, जैसे क्रस्ट बोलते हैं या भूपल्टी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, इसे बोलते हैं कॉनरॉड असंबद्धता। ये उस वैज्ञानिक ने पता लगाया। अब इसके अंदर अध्ययन करके ये पता लगाया कि इसका जो निर्माण हुआ है इस वाले हिस्से का, पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर तक के अंदर के हिस्से का, वो निर्माण किससे हुआ है? कौन से तत्व दो सबसे ज्यादा इस हिस्से में पाए गए पृथ्वी के में? कौन से ऐसे दो तत्व हैं जो सबसे ज्यादा पाए गए हैं? तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं सीमा, ठीक है। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीमा। सीमा बोलते हैं SIMA, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसे ऐसे लिखेंगे सीमा को, वो पाकिस्तान वाली सीमा नहीं लिखनी है, वैसे उसे तो ऐसे लिखेंगे SEEMA करके लिखेंगे, वो वाली सीमा नहीं लिखनी है ना। तो इस सीमा की बात कर रहे हैं। SI का मतलब है ये सिलिका, कौन सा तत्व है? सिलिका नामक तत्व मिला है। और Ma का मतलब है मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम के ही मिलने से कौन सा शब्द नाम दिया गया है? सीमा नाम दिया गया है। तो मेंटल का जो निर्माण है, पृथ्वी के दूसरे हिस्से का जो निर्माण है, वो कौन से तत्वों से मिलकर के? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के हुआ है, जो कि जिसकी गहराई कहां तक के खोजी गई है? 2900 किलोमीटर तक। ये सिर्फ एनसीईआरटी क्लास के आधार पर ही मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे तो एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, ये तो थोड़ा सा मैं और आपको एलेबोरेट कर रहा हूं, इसके बारे में चीजें थोड़ी सी विस्तार से बता रहा हूं, है ना। इसी हिस्से को मैंने यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये छोटा पार्ट है इसका, और इसका एक बड़े स्तर पे ये। अब देखो, अब 2900 से आगे अध्ययन किया गया पृथ्वी का नीचे, ठीक है। इसे मैं हटा दूं बाहरी को, रोड को, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कभी बताऊंगा मैं डिटेल में इन चीजों को। अब 2900 किलोमीटर तक कौन सा पार्ट हो गया? मेंटल, जिसका निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम। शॉर्ट में क्या नाम रखेंगे? सीमा। और ऊपर की क्रस्ट का निर्माण सियाल से, सियाल का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, क्योंकि पृथ्वी के हमने बताए, पृथ्वी का जो अध्ययन किया गया वो कितने पार्टों में किया गया? अभी तक 3 पार्टों में। नंबर 1 भूपल्टी, नंबर 2 मेंटल, और तीसरा पार्ट है पृथ्वी का क्रोड। अब आते हैं क्रोड पे। तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक, इसे बाहरी क्रोड बोल देते हैं, मतलब ऊपर का हिस्सा। सरल समझिएगा आप, देखो 2900 से कहां तक आ रहे हैं हम? 5150 तक। तो 2900 से 51 से 50 का जो नाम वैसे ही पढ़ लेते हैं, वो शब्द दे दो बाहरी क्रोड, मतलब ऊपर का हिस्सा। भारी मतलब ऊपर का हिस्सा।
अब 5150 से कहां तक चलेंगे? 6371 किलोमीटर तक। 5150 से 6371 किलोमीटर तक जो लास्ट पॉइंट है, यहां तक अध्ययन किया गया है धरती माता का या पृथ्वी का या पृथ्वी की आंतरिक परतों का, इसको क्या नाम दिया गया है? 5100 से लेकर 63 तक, 63 से 7100 किलोमीटर के बीच का नाम क्या दिया गया? आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड नाम दिया गया है बस। आंतरिक का मतलब भैया भीतर है वो, या अंदर हो गया आंतरिक का मतलब, और जो भारी शब्द है इसका मतलब बाहर हो गया। जी बाहर वाला हिस्सा हो गया एक। यहाँ पे मैं बता दूं, मान लीजिए यहाँ से 5150, 2900 से 5150 का मतलब भारी हो गया, और 5100 से 63 वाला कौन सा हो गया? अंदर का हो गया। बस ये वाली चीज है, टेंशन लेनी नहीं आपको। तो अंतिम किलोमीटर तक की जो अध्ययन किया गया वो किया गया 6371 किलोमीटर तक पृथ्वी का। 6371 किलोमीटर वाले जो हिस्सा है या 5150 किलोमीटर का जो हिस्सा है, इसका नाम है सरल भाषा में क्रोड। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी के तीसरे हिस्से का क्या नाम है? क्रोड दिया गया। तो यहां पे आप क्या नाम पढ़ेंगे? क्रोड। और इधर भी क्या नाम है पृथ्वी का? क्रोड, जो तीसरा हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? मेंटल। और पहला हिस्सा भूपट्टी। अब प्रश्न आता है, ध्यान देना आराम से। एनसीईआरटी में तो बस इतना ही दे रखा है, ये थोड़ा सा और ज्यादा दे रखा है। आप आराम से 2 बार देखना, तब समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं है जी, बचपन में कक्षा 6 में आप पढ़ के आ रहे होंगे, लेकिन भूल गए होंगे, क्योंकि कक्षा की बातों को भूल गए। तुम पैंट शर्ट में आ जाते हो, ऐसे ही जैसे कच्चे को भूले जैसे पैंट शर्ट में आए, तो पैंट शर्ट को भी एक बार कोट पैंटों की उसमें जब आते हो, जब जैसे जैसे आपकी तरक्की होती है, पैसा कमाते हैं, तो कोट पैंट ही पहन के निकलते हैं। जीवन कोट पैंट में जाता था, फिर पैंट शर्ट और बाकी चीजों को भूल जाते। तो भूलनी नहीं है बेटा, उनका जमाना, उनका दौर आता है। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। कौन से मूवी का डायलॉग है ये? एक पुराने अभिनेता हैं, इन्होंने एक मूवी में, पूरा तो मुझे डायलॉग याद नहीं रहा, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। उन्होंने दौर के ऊपर कहा था, अपने जमाने के दौर के ऊपर, और जो इस समय बॉलीवुड में मूवी बन रही है इस दौर के ऊपर। वो भी एक दौर था, उनका भी एक दौर था, और नए अभिनेताओं का भी एक दौर है। ये मेरे ख्याल से एक सुपरस्टार जो बॉलीवुड के हमारे सबसे पुराने रहे, राजेश खन्ना साहब, उनका ये डायलॉग रहा है। ठीक है, तो तीसरा जो क्रोड है, जो पृथ्वी की आंतरिक परत है क्रोड, इसका जो निर्माण है, इसके अंदर जो तत्व पाए गए हैं उसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हम आपको याद कराना है हमें, तो नेफे नाम दिया गया है शॉर्ट में इसका नाम। क्रोड के अंदर जो तत्व पाए गए हैं उसे क्या बोलेंगे? नेफे। नेफे का मतलब है एक हिस्सा क्या मिला है इसमें वैज्ञानिकों को? निकेल मिला है भूगोलवेत्ताओं को, और दूसरा मिला है इसमें सबसे ज्यादा लोहा। तो निकेल और लोहा को मिलाकर के कौन सा शब्द दिया गया याद करने के लिए? नेफे। नेफे से निर्माण हुआ है पृथ्वी की आंतरिक परत का, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, इसे 2 पार्टों में बांट दिया है। 2900 से 5150 भारी क्रोड, और 5150 से लेकर 6371 तक अंदर की क्रोड, है ना। लेकिन पूरा का पूरे पार्ट की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है? नेफे से। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सीमा से। ये शॉर्ट के शब्द है समझने के लिए। सीमा बोले तो सिल्क और मैग्नीशियम, नेफे बोले तो निकेल और इसका मतलब क्या है? लोहा। Fe, फे का मतलब यहाँ Fe से है, और Fe का मतलब होता है आयरन। ठीक है, और ऊपर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सियाल से निर्माण हुआ है। तो ये है पृथ्वी की तीनों परत जो अभी तक अध्ययन की गई है। इनके अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारा भंडार है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा एनसीईआरटी बेस पर ही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। आप इतना ही पढ़ लेना, इतना ही लिख लेना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो वहां से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। जो अंदर का टॉपिक होगा वो डिटेल टॉपिक है जिसका, है ना। 3 परतों में तो बेसिक चीज आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें हैं। पहली भूपट्टी है, दूसरी मेंटल है, तीसरी क्रोड है। भूपट्टी का निर्माण किससे हुआ? सियाल से। और मेंटल का निर्माण सीमा से हुआ, और क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? नेफे से हुआ है। इनमें जो तत्व पूछ लेता है ऑप्शन दे करके, इनके नाम भी कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, 2-3 बार देख लीजिएगा। अब आ जाओ चट्टानों को समझा देता हूं थोड़ा सा। ये भी मैंने एनसीईआरटी से टॉपिक आपको लिया समझाने के लिए। बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, तो इसे समझो सरल भाषा में। जैसे देखो साहब, पृथ्वी पे क्या फटा? ज्वालामुखी फटा साहब। पृथ्वी पे फटते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, पृथ्वी पे क्या फटे? ज्वालामुखी फटते हैं। लाइट नहीं का खाना, कॉफी बन गई, कॉफी भी तैयार हो गई है, जिनको पीनी है वो आ सकते हैं ना। तो पृथ्वी पे ज्वालामुखी फटे तो ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलता है? मैग्मा या लावा। लावा भी लिख सकते हो। ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलता है? लावा। और क्या निकलता है? मैग्मा। ठीक है, ये क्या बनाया हमने? ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी बनाया जी भैया, जी ज्वालामुखी फट रहा है तो ये निकल रहा है, लावा निकल रहा है और एक तरफ ये मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, ये राख वगैरह धूल वगैरह निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती ज्वालामुखी से। ठीक, अब सुनो, ज्वालामुखी में से क्या निकला? मैग्मा। और मैग्मा कुछ समय के बाद क्या हो गया? ठंडा होता है। तो जैसे ही वो ठंडा हुआ कुछ समय के बाद, ठंडा होकर के वो कौन सी चट्टानों में बदल जाता है? ज्वालामुखी फटा और फटने के बाद वो मैग्मा बना, मैग्मा उसका ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो कौन सी चट्टानों में परिवर्तित हो गया? ठोस आग्नेय चट्टानों में। ध्यान देना, ठीक है, मैग्मा परिवर्तित होकर के कौन सी चट्टानों में आ गया? ठोस आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ध्यान देना, भूलोगे नहीं जीवन में और प्रश्न कभी गलत करोगे नहीं, ये गारंटी है, अच्छे से कभी गलत नहीं करोगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझाने की कोशिश है मेरी पूरी। ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी फटने से मैग्मा निकला और मैग्मा ठंडा हुआ काफी समय बाद और ठंडा होकर के वो एक चट्टान में बदल जाता है और उस चट्टान का क्या नाम है? ठोस आग्नेय चट्टान है। ठोस होती है जी आग्नेय की चट्टान। आग्नेय मतलब समझ रहे हैं ना, आग्नेय, इसमें काय का शब्द आ रहा है? आग का शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्वालामुखी में से क्या निकलती है? आग ही तो निकलते भैया, और आग में से ये मैग्मा बनता है और जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, मतलब ये आग ठंडी हो जाती है तो इसमें से एक ठोस चट्टान का निर्माण हो जाता है और उस ठोस चट्टान को क्या बोलते हैं? ठोस आग्नेय सेल। सेल मीन्स चट्टान। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि काली मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों में से हुआ है? ब्लैक सॉइल का निर्माण, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों में से होता है, या इसी को कौन सा मिट्टी बोलते हैं? रेगूर मृदा भी बोलते हैं। कौन सी मृदा भाई साहब? रेगूर मृदा, इंग्लिश में ब्लैक सॉइल बोलते हैं। तो इसी आग्नेय चट्टानों में से ही निर्माण होता है काली मिट्टी का। डायरेक्ट प्रश्न रहता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? मैग्मा में से हुआ या ज्वालामुखी के फटने से हुआ या कौन सी चट्टानों में से बनी? आग्नेय चट्टानों में से बनी। कैसे भी पढ़ सकते हो आप, प्रश्न नहीं छूटेगा, टेंशन ना लें, आप जुड़े रहें चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहें? शेयर करते रहें। अब जैसे देखो, कुछ समय के बाद जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये क्या? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। कौन सी चट्टानें टूटती हैं? आग्नेय। तो छोटे टुकड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये अपना अवसाद निर्माण कर देती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है टूट करके। ये जो चट्टानें हैं जो छोटे टुकड़ों में टूट करके, जिनका नाम आग्नेय चट्टान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और जाने के बाद फिर इन्हीं चट्टानों में से, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में से एक चट्टान का निर्माण होता है, इसका नाम है अवसादी चट्टान। समझ गए? कौन सी चट्टानों में से बनी है? जे आग्नेय चट्टानों में से जो निर्माण हुआ वो कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है? अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बना रखे हैं, बीच में आप भी बना सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूर दूर तक, कहीं तक भी पूरे एनर्जेटिक उत्साह के साथ पढ़ते रहिए। तो आग्नेय चट्टान में से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ताप एवं दबाव के कारण अवसादी सेल कौन सी चट्टानों में बदल जाती है? कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है। कौन सी चट्टानों में? कायांतरित चट्टानों में। लेकिन उससे पहले समझो, अवसादी चट्टानों को जीवाश्म चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? जीव का अंश पाया जाता है, जीव का अंश। ठीक है बच्चा, हेलो बेटा, जीव का अंश पाया जाता है कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। और इसी जीव के अंश में से, जो कि ये चट्टानों के नीचे लाखों वर्षों से दब गए हैं नीचे, इन्हीं चट्टानों के जीव के अंश में से निर्माण होता है किस चीज का? जिसे बोलते हैं हम कच्चा तेल, या क्या बोलते हैं? गैस, या क्या बोलते हैं? कोयला। इन तीनों का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी चट्टानों में से निर्माण हुआ है? जीवाश्म चट्टानों से, जीव के अंश में से। इन्हें अवसादी चट्टानें भी कह सकते हैं, जीवाश्म चट्टानें भी कह सकते हैं। आप ऐसे पढ़ो, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई कोयला कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है? प्रश्न आएगा कि कोयला कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है। प्रश्न आएगा कच्चा तेल कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है। प्रश्न आएगा प्राकृतिक गैस कौन सी चट्टानों से निकाली जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आएंगे तो सिंपल आप आंसर क्या देंगे? अवसादी चट्टानों से ही इनका निकाला जाता है सभी चीजों को, तीनों चीजों को। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। अब देखो, अवसादी चट्टानों में से अगली चट्टानों का निर्माण हो रहा है। अत्यधिक ताप और दबाव के कारण अवसादी चट्टान कौन सी चट्टानों में बदल जाती हैं? कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। ठीक है,
अब ये जीवाश्म चट्टान या अवसादी चट्टान या इनके और क्या नाम है, परतदार चट्टान भी बोलते हैं इनको। इन चट्टानों को और क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। अब इन अवसादी चट्टानों में तो भैया ध्यान दीजिए बच्चा बालक, अवसादी चट्टानों में से ये क्या लिखा है मैंने, अत्यधिक तापमान अधिक हो जाता है और दबाव अधिक की वजह से पिघलकर मैग्मा बन जाती है। मैग्मा तो बाद में बनेंगी, पहले क्या बनवाना है हमें, अवसादी चट्टानों में से जो निर्माण होता है अगली चट्टानों का, उनका नाम क्या है, कायांतरित चट्टान है। सेल का मतलब है यहाँ पे चट्टान है, और इसी को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है ये, ध्यान दीजिए दोबारा, ताप एवं दबाव के कारण, अवसादी चट्टानों में ताप एवं दबाव के कारण ये चट्टानें कौन सी चट्टानों में चेंज हो जाती हैं, कायांतरित चट्टानों में चेंज हो जाती हैं, दूसरा रूप ले लेती हैं। अब दूसरा रूप लिया तो कौन सा रूप ले लिया, कायांतरित चट्टानों का रूप ले लिया। ठीक है, और बाद में कायांतरित चट्टानें ही किस में बदल जाती हैं, फिर दोबारा से कायांतरित चट्टानें मैग्मा में बदल जाती है। तो ये है पूरी प्रोसेस, आपकी पूरी की पूरी फुल प्रोसेस है चट्टानों के निर्माण की। एक दूसरे से ही चट्टानों का निर्माण होता रहता है अत्यधिक दाब और ताप के कारण। बात आप समझ पाए, नहीं समझ पाए तो कमेंट कीजिएगा, और इस क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल इजीली आप समझ जाएंगे कि कहानी क्या है इस प्रोसेस के पीछे। कहानी सिंपल है, एक बार फिर समझो। ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने से मैग्मा बनता है, मैग्मा ठंडा होता है, आग के रूप में मैग्मा होता है। मैग्मा ठंडा हुआ तो इस मैग्मा में से एक चट्टान बन गई जिसका नाम दे दिया आग्नेय चट्टान, क्योंकि अग्नि से ही बनी है, आग से ही बनी है। इस आग्नेय चट्टान का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हो जाता है, और विभाजन होने के बाद इसने काय का रूप ले लिया, अवसादी चट्टानों का, जिसे जीव का अंश या जीवाश्म चट्टान बोलते हैं। अधिकतर इसमें जीव पाए गए, जीवाश्म चट्टान या परतदार चट्टान बोले गए। इसी अवसादी चट्टानों में जब अत्यधिक दबाव लगा, अत्यधिक तापमान इनका बढ़ा, तो उसकी वजह से इनका दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया, और दूसरा रूप कौन सा बन गया, कायांतरित चट्टान। अवसादी से कौन सी चट्टानें बनती हैं, कायांतरित, और कायांतरित से फिर क्या बन गया, मैग्मा बन गया, ठंडा होकर के पिघल करके। तो ये प्रोसेस है, यही एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को एग्जामिनर अलग अलग रूप से पूछ लेता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, वो आपको हम लिखाएंगे। उदाहरण देखो, अवसादी से रूपांतरित जब ये चट्टान बन रही है, मतलब अवसादी चट्टानों से कौन सी चट्टानों का निर्माण हो रहा है, रूपांतरित चट्टानों का, तब उदाहरण कई पूछे जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि अवसादी से रूपांतरित बनने के समय, इस प्रोसेस के समय कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है। संगमरमर चट्टान कौन से उदाहरण में आएंगे इनमें से, है ना, ऐसे पूछ लेता है कई बार। तो देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़े से आपको दिमाग में थोड़ा सा आएगा। जब देखो ये अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों में चेंज हो रही है ये चट्टान, अत्यधिक दाब और तापमान के कारण या ताप के कारण, तो चूना पत्थर, मान लीजिए इन चट्टानों में क्या पाया जा रहा है, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की चट्टानें जब इसमें जब ये बदलेंगी तो काय का उदाहरण बन जाएगा, संगमरमर की चट्टान का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है, और जब अवसादी कायांतरित में बनेगी तो वो फिर उदाहरण, कायांतरित में जो हमें चीज मिलेगी वो संगमरमर की चट्टान मिलेगी। तो संगमरमर का जो पत्थर है वो कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा उदाहरण समझो आप, दूसरा उदाहरण बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, और जब ये अवसादी चट्टानें काय में बदल जाएंगी, कायांतरित चट्टानों में, जैसे ही यहां पहुंचेगा तो एक चट्टान का रूप ले लेता है, बलुआ पत्थर ही कायांतरित चट्टानों में, उसे बोलते हैं क्वार्टजाइट चट्टान। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ी नहीं होगी, और पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी तो समझाएंगे आपको। क्वार्टजाइट चट्टान बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान में अभी आपको पढ़ा रहा था, कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान। जैसे आग्नेय का मतलब अग्नि से इनका निर्माण हुआ है, अग्नि तो है ही भाई, ज्वालामुखी के अंदर से आग निकली तो अग्नि है। तो इन चट्टानों में 2 प्रकार की चट्टानें बनती है, एक ग्रेनाइट चट्टान और एक बेसाल्ट चट्टान बनती है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान बदलती है नीच चट्टानों में। जैसे आग्नेय से जहां पे जब जाते हैं, कौन सी चट्टान पे जाते हैं, अवसादी चट्टानों में, तो ग्रेनाइट से कौन सी चट्टान में बदल जाती है, नीच चट्टानों में। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टान बदलती है एम्फीबोलाइट चट्टान में। ये उदाहरण है चट्टानों के बदलने के समय के क्रम के। ठीक है, जिन्हें मैं अगली क्लास में और बताऊंगा आपको विस्तार से। तो ये एनसीईआरटी की हमारी पहली क्लास थी।
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें दोस्तों मित्रों के साथ, लाइक करना क्लास को बिल्कुल ना भूलें। हमारा उद्देश्य सिर्फ था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एनसीईआरटी क्लास का टॉपिक हमारा। इसी तरीके से आपको टॉपिकों का अध्ययन हम कराएंगे एनसीईआरटी के आधार पर। वैसे टॉपिक पढ़ा रखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। कोई दिक्कत समझने में लगी हो तो कमेंट करके पूछिएगा, फिर एक बार आपको बताएंगे। इसमें 3 स्तर हमने बताए, एक ऊपर का स्तर, एक बीच वाला मेंटल, ऊपर वाला भूपर्टी, तीसरा क्रोड। 3 स्तरों में 3 रूपों में पृथ्वी का अभी तक अध्ययन किया गया है। इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के, लेकिन अभी बेसिक बात हमने पढ़ रखी है। ठीक है, तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए बेहद। सभी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी। सभी को राधे राधे।